इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 24 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस दिस पॉइंटर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंटर. सो सबसे पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस हैज एक्सेस टू इट्स ओन एड्रेस थ्रू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर कॉल्ड दिस पॉइंटर. देखिए जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो डाटा टाइप होता है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है, लेकिन पॉइंटर जो है वो स्पेशली उस वेरिएबल किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है उस एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है. ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम सी प्लस प्लस में क्रिएट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट अपने खुद के एड्रेस को एक्सेस कर पाता है, पर क्योंकि एड्रेस को एक्सेस करने के लिए एक पॉइंटर की जरूरत होती है, तो वैसे ही पॉइंटर को कहा जाता है दिस पॉइंटर. तो उस वो ऑब्जेक्ट अपने ही एड्रेस को भी एक्सेस कर सकता है, और वो किसके थ्रू कर सकता है, दिस पॉइंटर के थ्रू. दिस पॉइंटर इज एन इम्प्लिसिट पैरामीटर फॉर ऑल मेंबर फंक्शंस. मतलब मेंबर फंक्शंस का ये इम्प्लिसिट पैरामीटर, मतलब ये होता ही होता है. दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट्स के साथ कि जो भी मेंबर फंक्शंस होंगे तो ये दिस पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सकता है. देयरफॉर inside a member function this may be used to refer to the invoking object. मतलब कोई भी member function this pointer के थ्रू किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एड्रेस को एक्सेस कर सकता है. देखिए ये जो चीजें ना थियोरेटिकली से ज्यादा जब हम इसका कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ आएंगे, बट स्टिल क्योंकि कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग दीज पॉइंट्स. अब देखो जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं ना उन उनके पास ये दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शंस है वो क्लास के मेंबर्स नहीं हो, तो वो बस उस क्लास के फ्रेंड्स होते हैं. तो एक्सक्लूसिवली जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उन्हीं के पास ये दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट रहेगा. only member functions have this pointer. So let me repeat this point once again. Friend functions do not have a this pointer because friends are not members of a class. Only member functions have this pointer. Now एक एग्जाम्पल लेते हैं दिस पॉइंटर का. एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंटर, लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंटर. सो ये एक एग्जाम्पल है. सपोज दिस इज द प्रोग्राम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. ये बॉक्स नाम की क्लास है, इसमें पब्लिक स्पेसिफायर्स हमने ले लिया है बॉक्स नाम का फंक्शन. अब देखिए बॉक्स नाम की ही क्लास है और बॉक्स नाम का ही फंक्शन है, तो ये किस टाइप का फंक्शन कहलाता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर को हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज फॉर नाउ आप बस इतना ध्यान में रखिए कि जब क्लास के नाम का ही एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो वो उस फंक्शन का नाम, वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ डिफाइन कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्टर को. तो कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है, बट ये क्लास के नाम का ही होता है. इसमें क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का तो हमें वो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो दोबारा से फिर ये कंस्ट्रक्टर हर टाइम कॉल होगा जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का. ठीक है, और इसमें जो पैरामीटर्स है तो ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ब्रैकेट में बस पैरामीटर पास कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर की इस पैरामीटर्स पे वो वैल्यू आ जाएंगी जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे हम ऑब्जेक्ट में. अलग से हमें डॉट का यूज करके इस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को नहीं बुलाना पड़ता है कि डॉट बॉक्स करके फिर हम पैरामीटर्स पास करेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे. उसमें डायरेक्टली क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन भी कॉल हो जाता है. इसको एक्सक्लूसिवली कॉल करने की जरूरत नहीं है डॉट का यूज करके. सो ये कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट हम ले रहे हैं. तो लेंथ किस टाइप का वेरिएबल है, डबल, और हमने ये इनिशियल वैल्यू इसको क्या दे दी, 2, और बी में दे दी 2, सब में 2.0. डबल क्यों है कि डेसिमल के लिए डबल दे दिया जाता है, फ्लोट या डबल कुछ भी, बट डबल देना इज अ गुड प्रैक्टिस, इसको अच्छा माना जाता है. सो जब भी हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, देखिए ये तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, सॉरी, ठीक है, लेकिन जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो ये फिर डिफॉल्ट वाली हट जाएंगी. और बाय चांस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम कोई वैल्यूज नहीं पास कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट वैल्यूज एलोकेट हो जाएंगी उधर. ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वैल्यूज दे रहे हैं तो वो वैल्यूज नई वैल्यूज ही मानी जाएगी.
सो डबल एल है 2, ब्रेड्थ है 2, हाइट है 2। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। एंड एल लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी आउट, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये सी आउटपुट यदि शो हो रहा तो वो भी एक प्रूफ है कि हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ऑटोमेटिकली सबसे पहला आउटपुट यही आएगा। फिर ये जो एल वैल्यू है, यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे तो वो लेंथ को एलोकेट हो जाएगी, बी ब्रेड्थ को और एच हाइट को। बट कोई वैल्यू बाई चांस हम ऑब्जेक्ट में नहीं पास करें तो ऑटोमेटिकली लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 2.0, 2.0, 2.0। इनको कहा जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब देखो, एक तो बॉक्स, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर पब्लिक में ही हमने और एक फंक्शन लिया है वॉल्यूम। इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको ये कैलकुलेट कर रहा है वॉल्यूम को। फिर कंपैरिजन करेंगे हम। इंट कंपेयर नाम का एक फंक्शन होगा, उसमें किस टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, इसी बॉक्स क्लास को। और इसी का एक ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस आर्ग्यूमेंट में एज एन, वो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसको आएगी, इस बॉक्स को असाइन होगी। अब रिटर्न दिस वॉल्यूम ग्रेटर देन बॉक्स डॉट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट इस कंपेयर को कॉल करेगा डॉट करके ही कॉल करेगा, तो ये दिस वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा और ये ग्रेटर देन साइन है, और ये बॉक्स, ये जो अंदर एज अ पैरामीटर हमने पास किया है, ये उसका वॉल्यूम होगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। अब ये रिटर्न में देखिए, ये कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। जब भी कंपेयर किया जा रहा है मतलब हम चेक करें कि ये ग्रेटर देन दिस है। यदि देखिए ये दिस जो भी बॉक्स इसको बुलाएगा उसका वॉल्यूम यदि बड़ा है इससे, पैरामीटर वाले ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडीशन ट्रू है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1। और यदि ये वॉल्यूम ग्रेटर नहीं है, ये वाला वॉल्यूम सपोज ग्रेटर निकल गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, 0। तो ये 0 या 1 सिर्फ रिटर्न करेगा। मतलब ये कंपेयर करके बताएगा कि क्या ये बड़ा है इससे। इसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजंस लेंगे, वो आगे समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब ये लेंथ ब्रेड्थ क्या था, इनको हमने प्राइवेट वेरिएबल्स लिया, मतलब प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, इनको फंक्शन के माध्यम से ही एक्सेस किया जाएगा। सो डबल लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ बॉक्स, ब्रेड्थ है ब्रेड्थ ऑफ अ बॉक्स, और हाइट है हाइट ऑफ अ बॉक्स। फिर यहाँ हमने क्या किया, क्लास को एंड कर दिया। तो देखो ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स थे, इनको हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, वॉल्यूम फंक्शन है वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट को ले रहा है, फिर कंपेयर वाला ले रहा है, और फिर है ये कंस्ट्रक्टर ले रहा है इन वैल्यूज को। तो फंक्शन के माध्यम से तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट को, बट डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। फिर इंट मेन वॉइड देन, देखो यहाँ पे हमने बॉक्स क्लास नाम के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो देखो फर्स्ट वाले क्या है, डिक्लेयर बॉक्स 1, सेकेंड है डिक्लेयर बॉक्स 2। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स, और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, तो अलग से हमें डॉट बॉक्स करके नहीं बुलाना पड़ेगा, सीधा बॉक्स 1। और जो ये पैरामीटर्स है ना, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास करिए, किस कौन से फंक्शन को पास होंगे, कंस्ट्रक्टर को, ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। अलग से देखो हमने बॉक्स 1 डॉट बॉक्स करके तो नहीं बुलाया, सीधा बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट का नाम लिखा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया, और ये हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स कौन से फंक्शन को पास हो रही है, इसको, कंस्ट्रक्टर को। तो जैसे बॉक्स 1 3.3, 1.2, 1.5, पहली बार ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो सबसे पहले तो आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही पहला आउटपुट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और फिर ऐसे ही हमने जब बॉक्स 2 बनाया तो भी पहला आउटपुट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो दो ऑब्जेक्ट बने तो दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आएगा हमारा। देखिए ये जो दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम दो बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं हमने। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ ब्रेड्थ हाइट में ये वैल्यू जाएगी, तो ये 2 जो था ये तो डिफॉल्ट थी ना, ये रिप्लेस हो जाएंगी नई वैल्यूज से। तो 3.3, 1.2, यहाँ 3.3 लेंथ को, एल को क्या हो गया 3.3, और यही एल की वैल्यू किसको एलोकेट हो रही है, लेंथ को। तो लेंथ क्या हो गई 3.3, ब्रेड्थ क्या होगी 1.2, और हाइट होगी 1.5। फिर वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना तो कैसे हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये देखो ये वाला इसका वॉल्यूम हो जाएगा,
और दूसरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम के लिए उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो जाएगी। अब देखो, अब हम कंपेयर वाले ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे। इफ बॉक्स वन डॉट कंपेयर बॉक्स टू, तो ये बॉक्स वन जो ऑब्जेक्ट है वो बुला रहा है इस कंपेयर को, और बॉक्स टू जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने एज अ पैरामीटर पास किया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इफ बॉक्स वन डॉट कंपेयर बॉक्स टू, मतलब इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यदि ये ट्रू है, ट्रू मतलब वन, यदि इसकी वैल्यू वन है तो हम इफ वाली इसको आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे, मतलब बॉक्स टू इज स्मॉलर देन बॉक्स वन, एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में आउटपुट। एल्स यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब जीरो है इसकी वैल्यू, तो कौन सा आउटपुट आएगा, ये वाला, बॉक्स टू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन बॉक्स वन एंड एल। क्लियर? तो इसमें देखो, जैसे बॉक्स वन डॉट कंपेयर बॉक्स बॉक्स हो रहा है ना, बॉक्स वन डॉट कंपेयर, तो ये दिस डॉट वॉल्यूम में जो दिस पॉइंटर है किसकी तरफ रेफर कर रहा है, जो इस कंपेयर को बुला रहा है, जो ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट बुला रहा है, बॉक्स वन। तो बॉक्स वन का वॉल्यूम, ये दिस पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, बॉक्स वन की तरफ। तो बॉक्स वन का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट कैलकुलेट होगी, फिर ग्रेटर देन मतलब कंडीशन चेक होगी, फिर बॉक्स डॉट वॉल्यूम मतलब ये बॉक्स कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट जो हम पैरामीटर की तरफ जो आर्ग्यूमेंट पास किए, बॉक्स टू, बॉक्स टू की लेंथ ब्रेड्थ हाइट और वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, ये वाला। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो दिस डॉट वॉल्यूम मतलब जो ऑब्जेक्ट बुला रहा था कंपेयर को, मतलब बॉक्स वन का वॉल्यूम क्या ग्रेटर है बॉक्स टू के वॉल्यूम से। तो यदि इफ द वैल्यू, यदि ये वैल्यू वन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, दिस डॉट वॉल्यूम ग्रेटर देन बॉक्स डॉट वॉल्यूम, यदि दोनों का वॉल्यूम हम कंपेयर करेंगे एंड इफ इट रिटर्न्स वैल्यू वन, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यस इट इज ट्रू। यदि ये ट्रू है तो इफ वाली कंडीशन एज एन आउटपुट डिस्प्ले होगी, एंड इफ इट इज फॉल्स देन ये एल्स वाली कंडीशन। फॉल्स मतलब यदि दिस डॉट वॉल्यूम ग्रेटर नहीं है बॉक्स वन डॉट वॉल्यूम, मतलब ये बॉक्स वन का वॉल्यूम था, ये बॉक्स टू का, तो यदि ये कंडीशन जीरो है, फॉल्स है, देन एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा एज एन आउटपुट आएगा। बट जब बॉक्स वन का वॉल्यूम और बॉक्स टू का वॉल्यूम हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि बॉक्स टू का वॉल्यूम लार्जर है बॉक्स वन से, दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी फॉल्स आएगी। यदि फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये सी आउट क्या आएगा, बॉक्स टू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन बॉक्स वन। तो देखो, व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं तो कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होगा। देखिए यहाँ पे हमने जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो सी आउट में कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आ रहा था, फाइन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल दो बार आएगा, एंड देन फिर ये बॉक्स वन डॉट कंपेयर बॉक्स टू होने के बाद एल्स वाली कंडीशन इज द राइट वन, सो ये डिस्प्ले हो जाएगी बॉक्स टू इज इक्वल टू और लार्जर देन बॉक्स। अब हम डिस्कस करते हैं रिटर्न कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस यूजिंग दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर की मदद से हम जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है तो उसकी रेफरेंस रिटर्न होगी। तो ये आपको थ्योरेटिकली तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन जब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे देन इट विल बी क्लियर। सो लेट्स सी, थोड़ा सा इसका जनरल सिंटेक्स देखते हैं, देन मेन प्रोग्राम से आपको क्लैरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। To implement chain function calls, you need the reference of a calling object. कई बार क्या होता है, हम chain function calls भी कर सकते हैं। अब ये chain function calls क्या होता है, जैसे हम डॉट करके एक ही फंक्शन को बुलाते हैं ना, हम एक ही ऑब्जेक्ट के साथ डॉट करके एक साथ दो फंक्शंस को, तीन फंक्शंस को बुला सकते हैं। लेकिन वैसे केस में हमको जो भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी रेफरेंस चाहिए। एम्परसेंड से हम रेफरेंस बताते हैं। एम्परसेंड मतलब ये वाला जो साइन होता है। So you can use the this pointer to return the reference of the calling object. तो ये जो reference of calling object है ये आपको normally नहीं return मिलेगा, but ये आपको मिलेगा this pointer की मदद से। So देखो, एक general syntax इसका क्या होता है, here is the syntax, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, टेस्ट एम्परसेंड, फिर टेस्ट, ये किस चीज़ को बिलोंग कर, अभी इस पर ध्यान मत दो, ये हम प्रोग्राम में देख लेंगे। कुछ इस तरीके से रिटर्न होगा, ये दिस पॉइंटर है और इसका स्टार मार्क्स मतलब ये रेफरेंस ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम चेन फंक्शन कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, अब चेन फंक्शन कॉल्स क्या होता है वो भी आपको अगले प्रोग्राम में दिख जाएगा एग्जाम्पल में। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ यू कैन रिटर्न द रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट।
एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को कैसे रिटर्न कर सकते हैं. सो लेट्स सी दैट. सो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. फिर कोऑर्डिनेट्स नाउ की हमने एक क्लास बनाई, उसमें प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हमने क्या क्या ले लिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये दोनों इंटीजर टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं. एंड पब्लिक फंक्शन हमने लिया है कोऑर्डिनेट्स नाम का. सो क्योंकि इस फंक्शन का नाम सिमिलर टू क्लास है तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स कंस्ट्रक्टर हुआ. इसमें हमने पैरामीटर्स पास किए. लैटिट्यूड में इनिशियली 0 वैल्यू ले ली है, लॉन्गिट्यूड में 0, बट ये जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उससे रिप्लेस हो जाएंगी. फिर लैटिट्यूड किसकी तरफ जा रहा है, जो दिस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है लैटिट्यूड की तरफ, तो उस एड्रेस की तरफ जा रहा है ये वाली वैल्यू. उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू रहेगी तो वहां पे वो असाइन हो जाएगा. और तो डायरेक्टली हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं लिख रहे हैं, हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे. दिस पॉइंटर का लॉन्गिट्यूड में, दिस के लॉन्गिट्यूड में मतलब उस एड्रेस पे ये वैल्यू जाएगी. देन फिर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्लास का नाम. फिर क्योंकि हम रेफरेंस हमें रिटर्न चाहिए ना, तो एम्परसेंड लिखेंगे, ये तरीका होता है लिखने का. फिर सेट लैटिट्यूड. फिर इंट जो भी लैटिट्यूड की वैल्यू होगी वो किसको असाइन होगी, लैटिट्यूड वाले प्राइवेट जो एट्रीब्यूट है, ये रहा लैटिट्यूड. ठीक है. एंड रिटर्न दिस. तो रेफरेंस टू दिस, इस लोकेशन की रेफरेंस हमको रिटर्न हो गई लैटिट्यूड की. ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड का लिखेंगे, सेट लॉन्गिट्यूड और फिर कोऑर्डिनेट्स, ये एम्परसेंड है इधर, इंट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को असाइन हो गई ये वैल्यू. एंड देन रिटर्न दिस स्टार दिस. अब डिस्प्ले जब कराना है, डिस्प्ले कॉन्स्ट. देखिए जहां हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया किसी फंक्शन के आगे, तो इसके जो वेरिएबल्स रहेंगे फिर ये कांस्टेंट रहेंगे, इनको डायरेक्टली चेंज हम नहीं कर सकते. बाकी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हम आगे भी देखेंगे. सो लैटिट्यूड में क्या रहेगी, जो लैटिट्यूड में वैल्यू थी, लॉन्गिट्यूड में लॉन्गिट्यूड की. ठीक है. फिर यहाँ पे हमने क्लास को एंड कर दिया. फिर इंट मेन फंक्शन आया, कोऑर्डिनेट्स लोकेशन. मतलब कोऑर्डिनेट्स तो क्लास का नाम है, लोकेशन नाम का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. उसमें वैल्यूज मतलब आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या पास की, 15 एंड 30. तो लोकेशन ऑब्जेक्ट था और कोऑर्डिनेट्स क्लास थी, बट ऑब्जेक्ट में ही हम आर्ग्यूमेंट्स पास करें. दैट मीन्स कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ, कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर कौन सा, कोऑर्डिनेट्स. इसमें लैटिट्यूड में इनिशियली क्या बाय डिफॉल्ट 0 थी, बट हमने क्या वैल्यू पास कर दी, 15 एंड 30. तो लैटिट्यूड में आएगा 15, लॉन्गिट्यूड में आएगा 30. तो ये लैटिट्यूड वाली चीज जो है इधर दिस डॉट लैटिट्यूड में मतलब वैल्यू चली गई 15 और ये लॉन्गिट्यूड के लिए 30. अब चेन्ड फंक्शन कॉल्स हम करेंगे मॉडिफाइंग द सेम ऑब्जेक्ट. इसी ऑब्जेक्ट को पहले वैल्यू क्या थी, लैटिट्यूड की 15, लॉन्गिट्यूड की 30, पर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों को ही अब मॉडिफाई कर देंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए. तो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों को ही चेन्ड फंक्शन कॉल करेंगे. कैसे करेंगे, तो इसी ऑब्जेक्ट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम चेंज कर देंगे. उसके लिए हमें लोकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ऑब्जेक्ट डॉट फिर हम फंक्शन को कॉल करते थे. इधर एक साथ दो फंक्शंस को कॉल किया गया है, डॉट डॉट एक साथ लगा के. ठीक है. तो इसी को कहते हैं चेन्ड फंक्शन कॉल. हमने सेट लैटिट्यूड मेथड को भी कॉल किया है और सेट लॉन्गिट्यूड को भी. अब सेट लैटिट्यूड में हमने नई वैल्यू क्या पास कर दी, 40. पहले क्या थी, 15, ये वाली वैल्यू थी पहली. अब सेट लैटिट्यूड में यहाँ पे हमने क्या वाली वैल्यू पास कर दी, 40. ठीक है. अब ये 40 किसको असाइन होगी, लैटिट्यूड को. यहाँ पे लैटिट्यूड में क्या वैल्यू असाइन हो गई थी हमारी, उस लोकेशन पे, क्योंकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो उस एड्रेस पे क्या वैल्यू थी, 15. अब उसी एड्रेस पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 40. तो रिटर्न स्टार दिस, मतलब स्टार दिस मतलब जो वैल्यू है वो हमको रिटर्न हो जाएगी इस लोकेशन पे जो है. तो अब 40 वैल्यू हो गई. फिर डॉट इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा एक मेथड है डॉट सेट लॉन्गिट्यूड, ये भी हमने बुला लिया और इसमें नई वैल्यू लॉन्गिट्यूड में क्या पास कर दी, 70. पहले थी 30, अब हो जाएगी 70. ठीक है. तो 70 इधर लॉन्गिट्यूड में 70 वैल्यू आ गई. रिटर्न दिस मतलब इस एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर दी हमने. ठीक है. तो लैटिट्यूड की वैल्यू ये लैटिट्यूड आ गई एंड लॉन्गिट्यूड की लॉन्गिट्यूड. देखो कांस्टेंट का क्या है, वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं चेंज की, बट हमने रेफरेंस की मदद से मतलब एड्रेस पे ही चेंज कर दी वैल्यू. तो ठीक है, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं. फिर हम डिस्प्ले कराएंगे तो लोकेशन उस ऑब्जेक्ट के लिए डॉट डिस्प्ले वाले मेथड को हमने बुला लिया. तो लैटिट्यूड में नई वैल्यू क्या आ गई, 40 एंड लॉन्गिट्यूड में आपकी आ गई 70. ठीक है. तो ये आपको फाइनल आउटपुट आ गया. So when the above code is compiled and executed, it produces the following result. लैटिट्यूड में 40 एंड लॉन्गिट्यूड में 70. अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं दिस पॉइंटर के. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
Now the this pointer refers to the current instance of the object. करंटली ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंस है, तो दिस पॉइंटर उसकी तरफ रेफर कर रहा होता है. वेयर इट अलाउज टू एक्सेस दी वेयर इट अलाउ द मेंबर फंक्शंस टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. Now next है that this pointer is implicitly passed to all non-static member functions where you don't need to explicitly write this in code. ये this pointer जो है ना ऑटोमेटिकली पास हो जाता है किन पे, जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं. हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट तो देखा ही था, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन में नहीं पास होता ये पॉइंटर, क्योंकि हम देख चुके हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता ही नहीं है. उसकी कॉपी तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है शेयर कर रहे होते हैं. वो डायरेक्टली किसको बिलोंग कर रहा होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्लास को. लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसमें दिस पॉइंटर इम्प्लिसिटली पास हो जाता है, वेर यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली राइट दिस इन कोड. ये बार बार दिस उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है. थर्ड है दिस पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट का करेंट मेमोरी लोकेशन क्या है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो ये दिस पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है. इफ देयर इज अ नेम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पैरामीटर एंड अ मेंबर वेरिएबल, किसी मेंबर के वेरिएबल में और पैरामीटर में यदि सेम नेम जैसे आ रहा है दोनों में, तो दिस पॉइंटर की मदद से उसमें डिफरेंशिएशन किया जा सकता है. दिस कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट द मेंबर वेरिएबल फ्रॉम द लोकल पैरामीटर. द दिस पॉइंटर इज कांस्टेंट. ये दिस पॉइंटर जो होता है ये कांस्टेंट होता है. कॉन्स्ट मतलब इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मीनिंग इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. लास्ट पॉइंट है सिंस दिस इज अ पॉइंटर इट कैन बी डी रेफरेंस टू एक्सेस द करेंट ऑब्जेक्ट. ये एक पॉइंटर है तो इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं स्टार का यूज करके, स्टार दिस का यूज करके. सो उसको डी रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है स्टार को. तो डी रेफरेंस दिस पॉइंटर को डी रेफरेंस कर सकते हैं हम करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए. नाउ नेक्स्ट है दिस पॉइंटर इन कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस वर्सेस स्टैटिक मेंबर फंक्शंस. दो मेंबर फंक्शंस है सपोज कांस्टेंट एंड स्टैटिक, तो उनमें दिस पॉइंटर का रोल क्या रहेगा, उसको कैसे यूज करेंगे. सो लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट इन कांस्ट मेंबर फंक्शंस. कांस्ट मेंबर फंक्शंस में क्या होता है, दिस पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू अ, ये एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है. जैसे कॉन्स्ट माई क्लास स्टार, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो माई क्लास को बिलोंग कर रहा है और वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड रहेगा. पर पॉइंटर दिस पॉइंटर यदि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा तो पॉइंटर के लिए तो हम स्टार यूज करते हैं, तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे लिखेंगे. सो वेयर द ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड विद इन द फंक्शन. कॉन्स्ट एक बार कर दिया तो जो ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स हैं उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते विद इन द फंक्शन, रिजल्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन कॉलिंग कांस्टेंट फंक्शंस. जब कांस्टेंट फंक्शंस को कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड रहता है. लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में तो दिस का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ क्लास से एसोसिएटेड ही नहीं है. इंस्टेंस ऑफ क्लास किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को. वो तो एज अ होल क्लास को ही बिलोंग कर रहा है ना स्टैटिक मेंबर फंक्शन. सो whereas static member functions don't have this pointer because they are not associated with any specific instance of the class. They belong to the class itself and can only access static members or methods as they do not operate on object specific data. ये तो object specific वर्क ही नहीं करते, ये तो डायरेक्टली हम क्लास के थ्रू बुलाते हैं इस दिस पॉइंटर को, मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को. तो उसमें दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में. एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू दिस पॉइंटर इन कांस्ट मेंबर फंक्शंस वर्सेस स्टैटिक मेंबर फंक्शंस. सो लेट्स सी दैट हियर इज द गिवन एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग बोथ विद दिस पॉइंटर इन द कांस्टेंट मेंबर फंक्शन वर्सेस स्टैटिक मेंबर फंक्शन. सो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं. सो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर ये माई क्लास नाम की क्लास है, पब्लिक माई क्लास. कुछ इस तरीके से हमने ये माई क्लास मतलब कंस्ट्रक्टर हो गया, इंट वैल्यू. ये एक तरीका होता है समटाइम्स लिखने का कि जो डाटा हमारा क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट है. देखिए यहाँ पे डाटा प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसको हम वैल्यू देना चाह रहे हैं तो इस डाटा को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी जो हमने इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू एलोकेट की है. तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का. अब कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन, एक मेंबर फंक्शन लेते हैं जो कि कांस्टेंट है, सपोज प्रिंट डाटा, ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ दिस पॉइंटर रहेगा. दिस हैज दिस पॉइंटर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर. तो कॉन्स्ट स्टैंडर्ड सी आउट, क्योंकि हमने नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा, वो लिखते तो यहाँ एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल सी आउट लिखते.
सी आउट, फिर डाटा, फिर डाटा में जो भी वैल्यू हम पास की थी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, फिर एस टी डी डॉट एंड एल। अब ये एस टी डी और ये लिखने की जरूरत नहीं होती यदि हम यहाँ यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ऊपर लिख देते, बट नहीं लिखा है तो दैट्स फाइन, ऐसे लिखा गया इसीलिए। सो ये जो है दिस पॉइंट, यहाँ जो दिस पॉइंटर होगा तो वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ। दिस पॉइंट्स टू अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। अनकमेंटिंग द नेक्स्ट लाइन विल कॉज एन एरर बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। ये यदि हम डाटा को अपनी तरफ से वैल्यू देंगे तो ये जो कॉन्स्ट है, ये दिस पॉइंटर कॉन्स्ट की तरफ अभी जो है पॉइंट कर रहा है, और कॉन्स्ट क्या है अभी, डाटा। तो डाटा की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। एरर, कैन नॉट मॉडिफाई डाटा इन अ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। ये डाटा को कांस्टेंट मेंबर फंक्शन में लिया गया ना, तो डाटा की वैल्यू को ऐसे नहीं चेंज कर सकते हम। नाउ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक लेते हैं शो मैसेज नाम का, उसमें हम सिर्फ आउटपुट करा रहे हैं दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन। फिर एंड एल। सो नो दिस पॉइंटर ऑपरेट्स ऑन क्लास लेवल डाटा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन फिर दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। Uncommenting the next line will cause an error because static functions can't access instance members. अब std डॉट आउट, यदि हम ऐसा कोई कोड लिखते हैं इस शो मैसेज के अंदर डाटा डाटा एंड एल करके, तो इधर डाटा अनएक्सेसिबल है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कांस्टेंट को एक्सेस ही नहीं कर सकता। अब प्राइवेट, ये डाटा क्या है, प्राइवेट हमारा वो है एट्रीब्यूट। अब इंट मेन नाम की मतलब मेन फंक्शन शुरू हुआ है, फिर माई क्लास नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दी, 5। तो देखिए ये वाला यहाँ पे वैल्यू में 5 पास हो गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसको एलोकेट हो गई, डाटा को। डाटा क्या है हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट, तो डाटा में वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट डाटा। प्रिंट डाटा कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, देखिए प्रिंट डाटा क्या है, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ क्या आएगा, कॉलिंग कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस दिस एज कांस्टेंट। तो ये दिस पॉइंटर की मदद से ये तो एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट डाटा जब करेंगे तो क्या आएगा, डाटा में जो भी वैल्यू है वो हमें डाटा लिखा आएगा, फिर डाटा में वैल्यू क्या थी, 5, तो वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आउटपुट आ रहा है डाटा 5, वो यही आ रहा प्रिंट डाटा का। फिर कॉलिंग अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, यहाँ तो नो दिस पॉइंटर अवेलेबल, तो माई क्लास को बिलोंग कर रहा है ये शो मैसेज, तो माई क्लास एंड देन, क्योंकि शो मैसेज को ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट क्लास का नाम लेके कॉल करेंगे, और फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर शो मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या था, दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन, तो ये इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन के केस में तो आउटपुट मतलब ये दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में नहीं। अब हम कॉमन यूज केसेस ऑफ दिस पॉइंटर देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये बेसिकली यूज होता है दिस पॉइंटर। In C++, this pointer is a special pointer which refers to the current instances of a class in non-static member functions. This pointer एक special pointer है और ये रेफर कर रहा होता है currently जो उस particular class के objects है, और ये नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में ही वर्क करेगा। स्टैटिक तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो तो क्लास से एसोसिएटेड रहता है, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं रहता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सो दिस पॉइंटर इज अ स्पेशल पॉइंटर विच रेफर्स टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन, लेकिन नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। हियर वी विल सी इट्स कॉमन यूज केसेस इन द फॉलोइंग। तो पहला पॉइंट क्या होगा, this pointer helps in preventing self-assignment in assignment operators, making sure that an object doesn't align itself to itself. एक ऑब्जेक्ट खुद से ही नहीं अटैच हो जाए, खुद से ही नहीं मतलब खुद को ही खुद को असाइन ना कर बैठे, तो सेल्फ असाइनमेंट को प्रिवेंट करता है ये दिस पॉइंटर। नाउ दिस पॉइंटर मेक्स मेथड चेनिंग पॉसिबल। जैसे एक बार हमने मतलब एक साथ दो मेथड्स को कॉल कर लिया डॉट का यूज करके, तो उसको कहते हैं चेनिंग फंक्शन कॉल्स, या मेथड चेनिंग पॉसिबल होती है। मल्टीपल फंक्शंस को हम एक साथ कॉल कर सकते हैं, किसकी मदद से, दिस पॉइंटर की मदद से। सो दिस पॉइंटर मेक्स मेथड चेनिंग पॉसिबल बाय रिटर्निंग द करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट को वही ऑब्जेक्ट डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर सकता है, लेकिन उधर दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आएगा। allowing you to call several methods on the same object in a single line of code. Now it allows for direct access to the object's members within member functions. It allows for direct access to the object's members. So ये इसकी वजह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है जो भी मेंबर फंक्शन के अंदर है।
इट इज़, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर्स या असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट इन कॉपी कंस्ट्रक्ट. अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देखेंगे अपकमिंग किसी वीडियो में. इट इज़ इंपॉर्टेंट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स as it helps return the current object during assignments. Now it is also helpful in polymorphism. So इन सारे concepts में भी इसका use होगा. Polymorphism में, inherited classes में, and implement fluent interfaces allowing smooth method chaining. So it is also useful in polymorphism, inherited classes and implement fluent interfaces allowing smooth method chaining. Method chaining तो है कि different methods को एक साथ call कर लिया जाता है using this pointer. अब इसके कुछ limitations भी, so let's see that limitations of this pointer. This pointer is a powerful feature in C++, but it has certain limitations and potential pitfalls that developers should keep in mind to prevent errors or unexpected behavior. So this pointer definitely एक powerful feature है C++ का, but इसके भी कुछ limitations है या pitfalls है, मतलब वही कमियां हैं और developers को अपने mind में रखना चाहिए ये दिस पॉइंटर के लिमिटेशंस, ताकि एरर्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को प्रिवेंट किया जा सके. तो क्या क्या लिमिटेशंस है? पहला लिमिटेशन है दिस पॉइंटर इजंट अवेलेबल इन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस बिकॉज स्टैटिक फंक्शंस आर टाइड टू द क्लास इटसेल्फ, नॉट टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. सो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं है. जैसा कि हम देख चुके हैं कि स्टैटिक फंक्शंस हमेशा क्लास से टाइड रहते हैं, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से टाइड नहीं रहते हैं. It can help differentiate between member variables and local variables with their names overlap. However, if a local variable shadows a member variable, it can still lead to confusion or ambiguity. मतलब ये differentiate तो करता है this pointer किसमें, between member variables और local variables में, यदि name का overlap हो रहा है तो, but still chances रहते हैं कि sometimes local variable member variable को shadow कर जाता है, so एक confusion और ambiguity बनी रहती है. स्टिल इवन इफ वी यूज दिस पॉइंटर, स्टिल एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट रहता है यदि लोकल वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल सेम नेम के हैं. देन दिस पॉइंटर ऑलवेज रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, बट यूजिंग इट आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड और व्हाइल इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड कैन कॉज अनडिफाइंड बिहेवियर. ये करंट ऑब्जेक्ट की तरफ तो रेफर कर रहा होता है दिस पॉइंटर, बट यदि उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका ऑब्जेक्ट या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस प्रोसेस के दौरान फिर ये दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है कुछ अनडिफाइंड बिहेवियर शो कर सकता है. नाउ व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल इनहेरिटेंस, conflicts can occur if different base classes share members with identical names. This can make it unclear which member this pointer is pointing to, leading to ambiguity. वही confusion सा रहेगा. मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास इनहेरिट की जा सकती है मल्टीपल बेस क्लासेस से, मतलब एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं. तो वो बाकी मल्टीपल इनहेरिटेंस हम देखेंगे इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में डिटेल में. सो उस केस में क्या होता है, जो डिफरेंट बेस क्लासेस हैं उसमें इफ डिफरेंट बेस क्लासेस, उनमें कुछ ऐसे मेंबर्स हैं अपने उन क्लासेस के जो उनका जिनका नेम सेम है, तो उस केस में भी दिस पॉइंटर को ये अनक्लियर हो जाता है कि वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है. मतलब इसमें भी एक कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी की स्थिति बनी रहती है. नाउ रिटर्निंग दिस फ्रॉम अ टेम्परेरी ऑब्जेक्ट कैन बी रिस्की सिंस इट माइट लीव बिहाइंड अ डैंगलिंग रेफरेंस which could cause unexpected और undefined behavior. तो दिस पॉइंटर यदि किसी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करा तो ये भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर एक डेंगलिंग रेफरेंस वाला केस आ जाता है और इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड या अनडिफाइंड बिहेवियर कॉज हो सकता है. सो इस चैप्टर में इतना ही. एक बार इसका कंप्लीट ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या. सो इन चैप्टर 4 ऑफ C++ हमने पढ़ा रिगार्डिंग C++ दिस पॉइंटर. सो दिस पॉइंटर क्या होता है वो देखा हमने. देन एग्जांपल देखा दिस पॉइंटर का, कोड देखा कंप्लीट, फिर उसका आउटपुट, देन रिटर्न कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस यूजिंग दिस पॉइंटर, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे दिस पॉइंटर के. फिर दिस पॉइंटर का यूज हमने किस किस में देखा, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन में और स्टैटिक मेंबर फंक्शन में. स्टैटिक मेंबर फंक्शन में तो यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं रहता. स्टैटिक फंक्शन वो क्लास से एसोसिएटेड है. देन कॉमन यूज केसेस ऑफ दिस पॉइंटर देखे, फिर लिमिटेशंस ऑफ दिस पॉइंटर देखे. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.